मूवी की शुरुआत में हम कुछ तांत्रिक को हवन करते हुए देखते हैं और अगले ही पल हम एक लड़की को देखते हैं जो कि शादी की जोड़ी में होती है, लेकिन वो अपनी शादी में नहीं होती। असल में उसे किसी ने किडनैप करके रखा हुआ होता है। उसे जबरदस्ती चेस खेलने के लिए बोल रहा होता है। जिस लड़के ने इस लड़की को कैद किया होता है वो कुछ देर के लिए चेस को रोककर वहां से बाहर जाता है। वहीं उसे बाहर जाते ही वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में एक लोहे का जंजीर बंधा हुआ होता है जिसके कारण वो कहीं पर भाग नहीं पाती। दूसरी ओर हम उस लड़के को आसपास डरावनी एंटिटी को देखते हैं जो कि उस लड़के से बोल रहा होता है कि तुम उस लड़की को मार दो। जिसके बाद वो लड़का अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर आता है और उस लड़की को बोल रहा होता है कि आज के बाद तुम बस मेरी होने वाली हो, तुम्हें मुझे दर्द नहीं देना चाहिए था। ये सुनकर हम जानते हैं कि इस शख्स को प्यार में धोखा मिला होगा और ये बोलते ही वो लड़का उस लड़की पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वो एक प्लास्टिक के बैग लाता है और उस लड़की के डेड बॉडी को बैग में डाल देता है। अब यहाँ से ये सीन कट होकर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आनंद नाम के एक लड़के को देखते हैं जो टीवी 45 नाम के एक मीडिया चैनल में अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। उसी दौरान हम उस चैनल के सीनियर राइटर आमिनी को देखते हैं जो अपने एडिटर के पास एक लेटेस्ट न्यूज लेकर गई हुई होती है। हाल ही में उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसके जरिए उसने अपने एरिया के मिनिस्टर के इलीगल बिजनेस के बारे में जाना और अब आमिनी उस मिनिस्टर के एक्सपोज वाला न्यूज बनाना चाहती है ताकि सभी को उस मिनिस्टर के काले सच के बारे में मालूम चले। लेकिन वो मिनिस्टर बहुत ही बड़ा और खतरनाक होता है, इसीलिए अचानक से इतने बड़े और खतरनाक आदमी के खिलाफ जाना कंपनी के लिए भारी पड़ सकता है। यही सोचकर वो एडिटर आमिनी से बोलता है कि देखो मैं अपने सीईओ से इस न्यूज के बारे में बात करता हूँ, अगर सीईओ मान गया तो तुम इस न्यूज को बना सकती हो। और वो भी सीईओ के पास जाकर इस बारे में बताता है। वही हमें पता चलता है कि सीईओ मिनिस्टर का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है जो कि मिनिस्टर के खिलाफ कभी नहीं जा सकता था। इसीलिए सीईओ फिर एडिटर से बोलता है कि तुम आमिनी को इस न्यूज पर काम करने मत दो और उसे कोई दूसरा प्रोजेक्ट थमा दो, तब तक मैं आमिनी से खुद बात करके इस प्रोजेक्ट से हटा दूंगा। साथ ही सीईओ एडिटर से बोलता है कि तुम आमिनी के साथ एक नए लड़के को रख दो जो हमें हर वक्त बताता रहेगा कि आमिनी क्या कर रही है, क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं आमिनी उस न्यूज को एक्सपोज न कर दे। जिसके बाद एडिटर आनंद का इंटरव्यू लेता है और उसके क्वालिफिकेशन को देखकर उसे जॉब पर रख लेता है जो कि जूनियर राइटर का होता है। अब यहाँ पर आमिनी के साथ आनंद जो कि जूनियर राइटर है वो उसके साथ काम करेगा। वही ये बात जानकर आमिनी बहुत ही हैरान हो जाती है कि अचानक से उसे जूनियर राइटर क्यों दे दिया। अब एक दिन वो सीईओ आमिनी को अपने पास बुलाता है और उसे मिनिस्टर का स्टिंग ऑपरेशन वाली न्यूज को रोकने के लिए बोलता है और उसे दूसरे केस थमा देता है जो कि मर्डर का होता है। वही ये जानकर आमिनी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसे मिनिस्टर के बुरे कामों का एक्सपोज करना था जो कि अब वो नहीं कर पाती। साथ ही वो सीईओ आमिनी से मिनिस्टर का एक्सपोज फाइल भी लेने की कोशिश करता है लेकिन आमिनी उसे वो फाइल नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ हम उस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि एक आईएएस ऑफिसर को मार रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो मिनिस्टर अपनी जान का बहुत ही भीख मांगता है जिसे देखकर मिनिस्टर को थोड़ी बहुत दया आता है और उसे धमकाकर उसे छोड़ देता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो मिनिस्टर वाकई बहुत ही डेंजरस किस्म का शख्स होता है। अब कुछ दिन के बाद एक जंगल के पास एक लड़की का डेड बॉडी मिलती है जिसको देखकर सभी पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि वो डेड बॉडी उसी लड़की का है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। अब यहाँ पर ऑफिसर जीविता नाम की एक औरत को वहाँ पर बुलाती है ये सोचकर कि शायद ये लड़की जीविता का बेटी होगी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही जीविता ने अपनी बेटी का मिसिंग कंप्लेंट फाइल लिखवाई थी। लेकिन जब वहाँ पर जीविता आती है तब वो देखती है कि वो उसकी बेटी नहीं है, यानी कि अभी भी उसकी बेटी मिसिंग है। ऑफिसर फिर कुछ छोटे मोटे गुंडे और लफंगे को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसे पूछताछ करता है और उनके बहुत ही खातिरदारी करते हुए उनसे बोलता है कि बोलो उस लड़की को किसने मारा। तब उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही एक लड़की का मर्डर हुआ था और वो चंदू नाम के लफंगे ने किया था। ऑफिसर सब चंदू को पकड़ता है, उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए पूछता है कि बताओ इस लड़की को तुमने क्यों मारा। हालांकि चंदू उसे नहीं मारा था लेकिन इतने टॉर्चर होते हुए देख वो कबूल कर लेता है कि उसी ने उस लड़की को मारा है। अब ऑफिसर से सारी बात मीडिया के सामने बता देता है कि जिस लड़की का डेड बॉडी मिली है उसे उसका मर्डरर मिल गया। वही ये न्यूज आनंद भी देख रहा होता और उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि चंदू का फिंगरप्रिंट्स भी उस जगह पर नहीं मिला था और
न ही पुलिस वाले उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया था। यहाँ पर आनंद जान जाता है कि पुलिस वाले ने ये केस जल्दी से सेटल करने के बहाने चंदू को जबरदस्ती टॉर्चर करके एक्सेप्ट करवाया है। वहीं ये बात आमिनी को भी बताता है। आमिनी को भी यह बात बिल्कुल सही लगता है कि इसमें कोई झोल जरूर है, मर्डरर कोई और है। अब यहाँ पर आनंद और आमिनी हर उस लड़की के घर वाले के पास जाकर उनसे बात करते हैं जिन लड़कियों के हाल ही में मर्डर हुआ था। यहाँ पर उन दोनों के इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें मालूम चलता है कि सभी लड़कियों को मर्डर उनकी शादी के कुछ दिन पहले ही हुआ था, जो कि कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। शायद वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। ये सभी जानकर आनंद और आमिनी जीविता के घर पर जाते हैं, जहां उन्हें मालूम चलता है कि जीविता की बेटी इंदु भी शादी के कुछ दिन पहले ही गायब हो गई थी। ऑफिसर्स ने इंदु को ठीक से सर्च नहीं कर रही है। अब जीविता जब भी कहीं पर मर्डर होता सुनती तो वो वहां पर जाती है, ये सोचकर कि कहीं उसकी बेटी तो नहीं है। वहीं ये बात जानकर आनंद और आमिनी को बहुत ही बुरा लगता है कि पुलिस अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहा है। अब उसी रात आमिनी के घर में कोई अनजान आदमी घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे की वजह से आमिनी सिर्फ उसके हाथों पर बना एक सांप वाला टैटू ही देख पाती। वही नेक्स्ट डे को आमिनी ये बात आनंद को बताती है कि कल रात उसके घर पर एक टैटू वाला शख्स घुसा था। वहीं उसी दिन शाम को जब वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी कार में आमिनी उसी शख्स को देखता है जिसके हाथ पर वो सेम टू सेम टैटू था। आमिनी ये बात आनंद को बताती है। यहाँ पर आनंद उस आदमी को फॉलो करने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद उस आदमी को मालूम चल जाता है कि आनंद उसे फॉलो कर रहा है और वो रोककर उनसे भिड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगता है और हम देखते हैं कि आनंद उस शख्स को बहुत ही मारता है और वो जान जाता है कि इस शख्स को मिनिस्टर ने ही आमिनी के घर पर भेजा था ताकि उसे मिनिस्टर का वो एक्सपोज वाला फाइल ले सके। आनंद ये बात जानकर मिनिस्टर के पास जाता है और उसे धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुमने अगली बार कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने पब्लिश कर दूंगा। साथ ही वहां पर वो आनंद मिनिस्टर का एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिनिस्टर उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ गलत बात बता रहा होता है। यहाँ पर मिनिस्टर जान जाता है कि आनंद के पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत है। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स आकर रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी बेटी पिछले 2 दिनों से मिसिंग है। रिपोर्ट्स लिखवाने के कुछ समय बाद ही यानी कि शाम को पुलिस ऑफिसर को एक नई लड़की का डेड बॉडी मिलता है। पुलिस वाले इस लड़की को पता लगाने पर उन्हें मालूम चलता है कि यह उसी लड़की का डेड बॉडी है जिसका फादर आज सुबह को रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। वहीं ये मर्डर में भी यही चीज कॉमन थी कि ये लड़की का कुछ दिन पहले ही शादी होने वाला था। दरअसल किलर ने उस लड़की को तब किडनैप किया था जब वो रात में अपनी वेडिंग कार्ड अपने दोस्तों को देकर आ रही थी, जिसके 2 दिन बाद ही किलर ने उस लड़की को मार डाला। अब आमिनी को यह बात बहुत ही गलत लगता है कि जब ऑफिसर्स ने चंदू को किलर बनाकर पकड़ लिया है तो कौन है वो किलर जो अभी तक मर्डर कर रहा है। यानी कि ऑफिसर्स ने गलत आदमी को पकड़कर किलर बना दिया है। वहीं ये बात आमिनी उस लड़की के फादर को एक इंटरव्यू में बुलाकर न्यूज पर बोलती है और बिना किसी से पूछे उस न्यूज को पब्लिक भी कर देता है। वहीं ये न्यूज उस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर देख लेता है और वो गुस्सा होने लगता है क्योंकि एक तरह से पुलिस का बहुत ही बदनामी हो रहा था। इसके बाद वो इंस्पेक्टर मीडिया चैनल आता है और वहाँ पर वो आमिनी से बहस करने लगता है और उसे बहुत ही धमकाने लगता है। तभी वहाँ पर शिव आकर इंस्पेक्टर को शांत करके वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एडिटर और बाकी सभी लोग आमिनी पर गुस्सा होने लगता है ये बोलते हुए कि तुम यहाँ पर काम कर रही हो और तुमने किससे पूछकर वो न्यूज को पब्लिक किया था। ये चैनल तुम्हारा नहीं है जो तुम मनोमानी करोगी। तभी वहां पर आनंद आता है और सबको रोकते हुए आमिनी के सपोर्ट करने लगता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि आनंद ही इस मीडिया हाउस का चेयरमैन है और वो आम एम्प्लॉय बनकर इसलिए काम कर रहा था ताकि वो सब जान सके कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। वही यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम चलता है कि आमिनी और आनंद कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे थे। उस वक्त आनंद ने आमिनी को प्रपोज भी किया था लेकिन उस समय आमिनी ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि यहाँ पर आमिनी को यह बात मालूम था कि आनंद ही इस कंपनी का चेयरमैन है और कुछ समय के
बाद आमिनी आनंदी के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं उन दोनों का शादी भी तय हो जाता है। अब यहाँ पर आमिनी अपनी शादी के कार्ड अपनी अंकल साइकियाट्रिस्ट को देने जाती है। उस वक्त वहाँ पर जीविता भी होती है। वहाँ पर आमिनी जीविता को भी कार्ड दे देती है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पर वो इंस्पेक्टर भी बैठा हुआ था जिसने आमिनी के साथ झगड़ा किया था। वहाँ पर वो इंस्पेक्टर आमिनी पर गुस्सा होने लगता है और वो झगड़ा करने के बहाने से बेसमेंट में आमिनी के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक कार आमिनी के सामने रुकती है जहाँ पर उस कार से एक मास्क वाला आदमी निकलता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि शायद यही किलर है, क्योंकि जैसे ही इंस्पेक्टर उस मास्क वाले के पास आता है तो वो मास्क वाला आदमी इंस्पेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है और उसके ऊपर कार भी चढ़ा देता है, जिससे इंस्पेक्टर का वहीं पर मौत हो जाता है। वही वो मास्क वाला आदमी आमिनी को किडनैप करके वहां से ले जाने लगता है। वहीं इधर इंस्पेक्टर का मौत बहुत ही तेजी से न्यूज में दिखाने लगता है और सारी पब्लिक को न्यूज के थ्रू से ये खबर पहुंच जाता है। उसी वक्त आनंद भी आमिनी को ढूंढ रहा होता है। तभी आनंद को आमिनी का कॉल आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आमिनी डिक्की के अंदर बंद थी और वहीं से वो आनंद को कॉल कर रही होती है। जिसके बाद आनंद पुलिस ऑफिसर्स की मदद लेकर उस किलर का पीछा करने लगता है। उसी दौरान किलर को मालूम चल जाता है कि उसका पीछा आनंद कर रहा है। तब वो आनंदी का कॉल लेकर किसी दूसरे गाड़ी में फेंक देता है। वही आनंद उस कॉल से डाइवर्ट होकर मोबाइल वाला गाड़ी का पीछा करने लगता है। वहीं इधर कुछ दूर जाने के बाद किलर को आगे पुलिस चेकिंग दिखाई देता है, जिस वजह से वो वहीं पर कार रोक देता है और सोचने लगता है कि इस जगह को कैसे क्रॉस किया जाए। तभी वहां पर एक बड़ा सा ट्रक को देखता है, जिसके बाद वो उसके ड्राइवर से बात करके अपने कार को ट्रक के अंदर ले लेता है और इस तरह से अपने कार को चेकिंग पार करवा लेता है। वहीं उसी वक्त आमिनी अपनी चूड़ियां और बाकी चीजें डिक्की से बाहर फेंक देती है ताकि अगर यहाँ पर आनंद आए तो उसे पता चल जाए। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर आनंद भी आ जाता है, पर तब तक किलर उस ट्रक के जरिए चेक पोस्ट पार कर लिया था। आनंद को यहाँ पर वहाँ के लोगों से मालूम चलता है कि एक कार को ट्रक के अंदर डालकर यहाँ से लेकर गया है। वही यहाँ पर आनंद को आमिनी की चीज भी मिलता है, जिसके बाद वो उस ट्रक को ढूंढने लगता है और फाइनली उसे वो ट्रक भी मिल जाता है और जैसे तैसे करके वो उस ट्रक को पकड़ लेता है। लेकिन वो किलर उस ट्रक का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसमें आनंद काफी ज्यादा घायल हो जाता है और किलर किसी भी तरह से आमिनी को लेकर वहां से निकल जाता है। और हम रात को आमिनी को किलर की जगह पर देखते हैं। यहाँ पर किलर अपना मास्क हटाता है और हम जानते हैं कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि जीविता का छोटा भाई राघव है। आमिनी भी राघव को जानती थी, इसीलिए वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर राघव उसे धमकाते हुए बोलता है कि ये लाल कलर की साड़ी लो और उसे पहन कर आओ। वहीं आगे आमिनी जब साड़ी पहनने के लिए जाती है तब वो अपनी जेब में एक ईयरबड देखती है जो कि अभी भी ऑन था। आमिनी वहां पर आनंद का नाम लेती है और लकीली आनंद अभी भी लाइन पर था और वो आमिनी की आवाज सुनकर उसे रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर आनंदी उसे राघव के बारे में सब कुछ बता देती है कि वही किलर है और इस वक्त वो एक कंस्ट्रक्शन जगह पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आनंद भी राघव को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं इसी दौरान हमें राघव का पास्ट दिखाया जाता है कि बचपन में जब राघव की माँ गुजर चुकी थी तब जीविता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और जीविता उसकी बड़ी बहन से ज्यादा उसके लिए माँ थी। जीविता का एक इंदु नाम का बेटी थी जो कि राघव से 5 साल छोटी थी। अब कुछ समय के बाद राघव को इंदु से प्यार हो जाता है और वो हमेशा उसे शादी करने के बारे में सोचने लगता है और ये बात आगे जाकर पूरा भी होता। जीविता ने दोनों को बड़े प्यार से शादी भी फिक्स कर देती है। तभी जीविता की बेटी राघव से बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसीलिए प्लीज तुम मेरी माँ से यह कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर राघव का दिल टूट जाता है और उसे ना चाहते हुए भी जीविता से यह कहना पड़ता है कि मैं इंदु से शादी नहीं कर सकता। जिसके बाद इंदु और उसके बॉयफ्रेंड का शादी फिक्स हो जाता है जिससे इंदु प्यार कर रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि
शादी वाली रात को राघव पूरी तरह से बदल जाता है। उस वक्त राघव अपने दुख में डूबा हुआ था, तभी उसके अंदर अच्छाई और बुराई का जंग शुरू हो जाता है और वो इंदु को पाने के लिए बिल्कुल पागल बन चुका था। और हम देखते हैं कि राघव यहाँ पर साइको बन जाता है और उसी रात को वो इंदु का मर्डर कर देता है और उसकी बॉडी को उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रख देता है। जिसके बाद उसे जब भी कहीं शादी वाली बात मालूम चलता तो वो वहाँ की शादी वाली लड़की को मार डालता और यहाँ पर राघव आमिनी के साथ भी यही करने वाला था। तभी वहाँ पर जीविता और आनंद आ जाते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जीविता के घर के बहुत ही नजदीक होता है। और जब जीविता को राघव के सच मालूम चलता है तब वो राघव पर बहुत ही गुस्सा होने लगती है। वही यहाँ पर आनंद आमिनी को बचा लेता है और जीविता को भी अपनी बेटी इंदु का डेड बॉडी मिल जाता है, जो कि लगभग डिकम्पोज हो चुका था। और गुस्से में जीविता एक आयरन रॉड लेकर राघव के शरीर के आर पार कर देता है, जिसके कारण राघव का मौत वहीं पर हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।